हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 13 करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल इन माइक्रोबायोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट, बहुत एविडेंट और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे। इंट्रोडक्शन। क्वालिटी मीटिंग द प्री डिसाइडेड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी जो रिजल्ट पेशेंट डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं उसी लेवल का आपको रिजल्ट देंगे, उसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने हर चीज़ के मानक या बेसिक मापदंड बना दिए हैं कि इतना आपको क्वालिटी देनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी, सर्विसेज में भी। तो जो इनके हिसाब से चलता है उसी को हम स्टैंडर्डाइज मानते हैं। गोल क्या है हमारा? लैब रिजल्ट्स लेवल हो, मिस्टेक्स मिनिमम हो और पेशेंट केयर इम्प्रूव हो। देखिए, लैब एक ऐसा वो है जहाँ पे टेस्ट करना टेक्नीशियन के हाथ में ही होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स का एक परसेंटेज रहेगा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक वर्क है। ठीक है ना, लाइव सैंपल स्पेसिमेन को ट्रीट करना, तैयार करना। लेकिन हमारा एम ये रहना चाहिए कि ओवरऑल वो कम से कम हो और जहाँ भी मिस्टेक हो रही है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। कंपोनेंट्स क्या है क्वालिटी के? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका है कि लैब अपना काम खुद मॉनिटर करे, मिस्टेक्स पकड़े और करेक्ट करे। TQM बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक ये भी होता है कि जितनी भी प्राइवेट लैब्स होती हैं वहाँ टेक्नीशियंस सर्विस ज्वाइन करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना लैब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा वो बेटर सैलरी के लिए छोड़ देगा, फिर आपको फ्रेशर मिलेगा या ऐसा मिलेगा जिसको कम एक्सपीरियंस है, तो उसी लेवल का रिजल्ट निकाल के देना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड है हमारा कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। गलती होने के बाद सुधरना ही ज़रूरी नहीं है, पहले से ही प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड है हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस QA। 3 फेजेस होते हैं जिसके: प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस के फेजेस हमें डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। पहला है हमारा प्री एनालिटिकल फेज, ये होता है बिफोर टेस्टिंग। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्पेसिमेन कनेक्शन है, तो सही जगह से आपने सैंपल लिया है कि नहीं लिया, जिसको हम साइट बोलते हैं। कंटेनर आपका स्टेराइल है कि नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। एडेक्वेट क्वांटिटी में आपने सैंपल लिया कि नहीं लिया। और आपका सैंपल, मतलब आपका रिजल्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी का तभी बेस्ट आएगा जब आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट होने से पहले सैंपल लिया है। फिर कुछ ऑप्टिमल टाइम भी होते हैं, जैसे टाइफाइड में हमारा फर्स्ट वीक का ब्लड ब्लड कल्चर चलेगा, सेकंड का नहीं चलेगा। लेकिन विडाल में हमें एंड ऑफ सेकंड वीक चाहिए। तो ये सब जो आइडल टाइम है वो भी हमारे पास नोट होने चाहिए। और हम लैब्स में क्या करते हैं, जितनी भी लैब्स कॉमन होती है वहाँ ये सब चीज़ें, इवन दो ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो एक आपके माइंड से स्लिप होने का चांस बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल के चिपका दिया जाता है, जिससे आंखों के सामने रहे और ध्यान दें। अच्छा, लेबलिंग और ट्रांसपोर्ट। अगर आप सैंपल कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस पर लेबलिंग तो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, मीडियम के बिना वो सैंपल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो आप या तो स्टुअर्ट्स मीडियम यूज़ कर लीजिए या कैरी ब्लेयर यूज़ कर लीजिए। अच्छा, उसको आपको बहुत लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है अगर डिले हो तो। स्पेसिमेन की एक्सेप्टेंस। अगर आपके पास गलत सैंपल आ गया है किसी भी तरीके से, मान लीजिए सलाइवा चाहिए था, भेज दिया स्पूटम, ये स्पूटम चाहिए, भेज दिया और कुछ, तो ये सब आपको तुरंत रिजेक्ट कर देने हैं। अच्छा, एनालिटिकल फेज क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? ये टेस्टिंग के टाइम पे होता है। इसमें ट्रेनिंग और स्टाफ आ जाती है। और जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट होती है। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी में जो आप चीज़ें पढ़ेंगे उतनी आइडियलिस्टिकली प्रैक्टिकली वो फॉलो नहीं होती। कुछ उसमें माइनर वेरिएशंस होते हैं जो हमें, जिसके साथ हमें मैनेज करना होता है। सेकंड हो गई माइक्रोस्कोपी। इसमें आपको स्पेसिमेन सुटेबिलिटी की पैथोजेंस है कि न्यूट्रोफिल्स है, ये सब बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, माइक्रोस्कोपी सीखने में ही 6 महीने से कम केसी के नहीं लगते। जब कोई कंटिन्यूसली 6 महीने करेगा माइक्रोस्कोपी, तब उसको समझ में आएगी क्या होती है। इतनी डिफिकल्ट चीज़ है ये, और हर कोई इसको सीखता है, कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाता। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपको राइट कल्चर मीडिया देखना है, करेक्ट इंक्यूबेशन हो, बायोकेमिकल प्लस एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग तो हमने डिटेल में पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना काम नहीं बन पाता। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। इसमें आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स हो, यानी इंटरनली भी चीज़ें चेक हों कि सही हो रही कि नहीं हो रही, और एक्सटर्नली जैसे कि हमने पढ़ा था ISO। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आके
चेक करते हैं कि लैब में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आसपास आपकी जो लैब्स है उनसे कंपैरिजन में भी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पोस्ट एनालिटिकल फेज क्या होता है आफ्टर टेस्टिंग? रिपोर्टिंग क्रिटिकल रिजल्ट जल्दी दे देना, जैसे बैक्टीरिया इन CSF है या कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, जितने ये सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है या जिनमें सैंपल गड़बड़ाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी टेस्ट अर्जेंट लेवल पे लगा के ख़त्म कर देनी चाहिए, जिससे आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अच्छा, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, टर्न अराउंड टाइम TAT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम होना चाहिए, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न हमको स्टडी करने होते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स के? देखिए, एक तो आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ये नहीं है कि एक रिजल्ट कुछ और आ रहा है, किसी पेशेंट की एक्चुअल FBS है 125 और आप निकाल के दे रहे हो 150, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो भी टेस्ट कराते हैं पेशेंट वो रेगुलरली कराते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ के टेस्ट उनके लिए सही बैठ रहे हैं, तो इसलिए रिलायबिलिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। सेकंड हो गया आपका रेपुटेशन बनेगी, अच्छा रहेगा, आपका नाम होगा सब जगह और आपकी लैब अच्छी भी चलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आसपास कई छोटी लैब्स भी हैं जो काफ़ी अच्छा जिन पे बिजनेस आ रहा है और बड़ी लैब्स पीछे चल रही हैं। उनका रीज़न यही होता है कि बिना उसके काम हो नहीं पाता। स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ आपका मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि उसको पता है अच्छा वर्क हो रहा है लैब में और वो इसका पार्ट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, जितनी हमारी पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी उतनी हमारी बेटर केयर होगी, मतलब ये इंटरलिंक्ड है, जितना हम बेटर केयर करेंगे पेशेंट का उतनी ही पेशेंट सेफ्टी होगी। ठीक है। फोर्थ है अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पैथोलॉजी का पूरा वर्क लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आता है, क्योंकि आप किसी की बॉडी से ब्लड, यूरिन कुछ भी सैंपल ले रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो पेशेंट केस भी कर देते हैं, कंप्लेंट भी कर देते हैं, तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। समरी टेबल एक बार देख लेते हैं। प्री एनालिटिकल में हमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन, लेबलिंग, ट्रांसपोर्ट, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका ब्लड बिफोर एंटीबायोटिक्स। एनालिटिकल फेज में क्या है? स्टाफ ट्रेनिंग, माइक्रोस्कोपी, मीडिया की अच्छी चॉइस, मॉनिटरिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? चॉकलेट अगार ले लिया आपने नेसेरिया बैक्टीरिया के लिए। पोस्ट एनालिटिकल में रिपोर्टिंग एंड फीडबैक हो गया, जैसे कि CSF बैक्टीरिया है, इसको बहुत अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए होती है, तो ये आपने पहले दी। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड देख लीजिएगा क्वालिटी के ऊपर, इनके तीनों फेजेस, ट्रांसपोर्ट मीडिया के एग्जाम्पल, क्रिटिकल रिजल्ट के एग्जाम्पल और इसके बेनिफिट्स। ये अगर क्वेश्चन बनेगा तो आराम से आप लिख पाएंगे। इतना हमने इस चैप्टर में कर लिया है। तो इसी तरीके से अच्छा, अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो इंडिविजुअल बैक्टीरिया पे आ रहे हैं, जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट तरीके से हम कर पाएँ। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी डल तो है, बोरिंग भी है, और इसको पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। अब हर चीज़ का ऑटोमेशन हो गया है, तो ज़्यादातर ये प्रोसेसेस तो अब होते ही नहीं हैं। लेकिन हम इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो हमारा आगे एक बेस बहुत सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आज आपका चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।